जय माता की मित्रों। अब 9वें नक्षत्र पे चलते हैं। श्लेषा, नॉर्मल भाषा में हम लोग अश्लेषा भी बोलते हैं। श्लेषा ये कैसे कामों के कारक है, कौन कौन से काम, कौन कौन से व्यवसाय और कौन कौन से सामान जिनके कारक श्लेषा है। झूठे, जुआरी, वायदा व्यापारी, वायदा मतलब शेयरों का जो सट्टा करता है, या हम लोग बाजार में भी देखते हैं, बड़े बड़ी सिटियों में, मंडी वगैरह में अनऑफिशियल जो वायदा कारोबार चलता है वो सब। धातु व्यवसाय, दवा निर्माण कार्य, केमिस्ट, मुकदमा विवाह करवाने वाले व्यापारी, रत्न व्यवसायी, कृत्रिम वस्तुएं बनाने वाले, नकलची, फोटो व्यवसायी, फोटो स्टेट, जड़ी बूटी का व्यवसाय, फल, सांप वगैरह पालने वाले या सांपों को पकड़ने वाले, या सर्पों से संबंधित जो झाड़ फूंक करते हैं वैसे आदमी, जहरीले जंतु जितने भी है वो सब का भी कारक श्लेषा ही है। ठग हो सकते हैं, ठगी जो काम होता है, शल्य चिकित्सक, चिकित्सक का जो जांच वगैरह होता है, लेबोरेटरी वगैरह, और मोटे अनाज के व्यवसायी, ये सब श्लेषा नक्षत्र के अधीन आते हैं। तो इन सबसे संबंधित जब कोई काम करना, उससे आपको कोई मुकदमा करना है या पैरवी करवानी है, तो उस दिन आप गोचर में देखिए कि श्लेषा नक्षत्र पे कौन सा ग्रह है, या श्लेषा नक्षत्र का कोई वेद तो नहीं हो रहा है। वेद अवेद ये सब हम लोग ये पूरे नक्षत्र कंप्लीट होने के बाद में आगे समझेंगे। गंडमूल नक्षत्र में भी इनका नाम आता है, तो वो मैंने अभी नहीं बताया। ये सब 28 नक्षत्र कंप्लीट होने के बाद में उसका भी हम लोग बात करेंगे। तो ये सब का कारक श्लेषा नक्षत्र है। अब श्लेषा नक्षत्र से संबंधित जातक या जिनका जन्म श्लेषा नक्षत्र में हुआ है, लगन में हो सकते हैं, चंद्र कुंडली भी हो सकती है, सूर्य कुंडली, सूर्य जहां पे बैठा है उस समय अगर श्लेषा नक्षत्र पे सूर्य बैठा हुआ है तो उसका भी इफेक्ट आपके ऊपर कुछ न कुछ मात्रा में जरूर आता है। मेन प्रभाव इनका जन्म कुंडली से होता है। आपका जन्म जिस समय हुआ उस समय श्लेषा नक्षत्र था या नहीं था। नेक्स्ट प्रभाव आता है चंद्र कुंडली पे। चंद्रमा जहां पे बैठा हुआ है उस समय चंद्रमा श्लेषा नक्षत्र पे चल रहा था क्या गोचर में, तो उसका इफेक्ट आता है। उसके बाद में सूर्य कुंडली का। तो तीनों का इफेक्ट अगर तीनों जगह में, कई बार क्या होता है कि तीनों जगह में ही सेम नक्षत्र होता है, तो वो तो बहुत ही अच्छा चीज है, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छा हो, लेकिन वो प्रिडिक्शन करने में सरलता होती है। लेकिन अगर तीनों डिफरेंट डिफरेंट नक्षत्र में हो तो प्रिडिक्शन को फिर बहुत डीपली अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके कुछ समझ में आता है। तो श्लेषा नक्षत्र से संबंधित जातक भयंकर और गुस्से में सदा ही, मतलब छोटी छोटी बातों पे जिसको गुस्सा आता है और तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब मारपीट हाथों हाथ शुरू हो जाता है इन लोगों का। थोड़ा सा भी सोचने का और धीरज रखने का काम इन लोगों से वो पॉसिबल नहीं है। श्लेषा नक्षत्र अगर प्रभावी है ऐसे जातकों के ऊपर तो मारपीट करने में, क्रोध में बहुत जल्दी उत्तेजित होने वाले होते हैं, और ये नहीं मानते क्या पाप है क्या पुण्य है। कुछ भी करने में, कोई भी काम करने में इनको अच्छा लगना चाहिए, या गुस्से में आ गए उस समय कोई भी काम करने में ये नहीं कतराते हैं। दूसरों को चकमा देने में बहुत उस्ताद होते हैं। जैसे आपने इनकी कोई गलती पकड़ ली तो ये आपको झूठा साबित कर देंगे, आपको चकमा दे के निकल जाएंगे। मतलब कुछ कुछ जातक से हम लोग अपराध से संबंधित कोई चीज देखते हैं तो पुलिस की दबिश पड़ती है, आदमी गायब हो जाता है, अपराधी गायब हो गया। तो ये सब श्लेषा नक्षत्र का ही प्रभाव होता है। प्राय इनकी आंख छोटी, लेकिन जब आपकी तरफ देखते हैं तो आपको एक अजीब सी सिहरन आएगी इनको देखने से, मतलब आपको डर जैसा महसूस होगा, खतरनाक दिखते हैं। क्रूर और सख्त आचरण
इनकी पहचान होती है। तो मारपीट करना हो, किसी का वध करना हो, किसी के साथ कोई गलत काम करना हो, तो ये हिचकिचाते नहीं है और जल्दी ही कोई भी व्यसन को भी ये लोग पकड़ लेते हैं स्वभाव से। लेकिन मिल बांट के खाने वाले होते हैं। मिल बांट के मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, नहीं, दोस्तों के साथ मिल बांट के खाने वाले, और अगर इनकी कोई थोड़ी तारीफ करे तो अपना भी उसको देने वाले होते हैं। लेकिन इनके दोस्त भी इनकी तरह ही होते हैं, इनके जैसे ही इनके दोस्त बनेंगे। साधारण आदमी इनका दोस्त बनना बहुत मुश्किल है और बेकार के काम में ये अपना धन खर्चा होता है। सही काम में इनका धन का खर्च पॉसिबल भी नहीं है और सही काम ये करते भी नहीं है, तो धन का खर्च सही कामों में होना भी मुश्किल है। बिना बात के दूसरों को सताना इनकी आदत जैसी होती है। कुछ कुछ हम लोग देखते हैं, चाहे बचपन में भी कई बच्चों को देखते हैं या गांव मोहल्ले में समाज में भी देखते हैं कि आप रास्ते में चल रहे हैं, बिना मतलब के किसी ने आपको छेड़ दिया या बिना मतलब कोई टोन मार दिया, तो ये सब श्लेषा नक्षत्र का प्रभाव होता है। खाने पीने के मामले में इनकी कोई मानसिकता ऐसी नहीं होती है कि मेरे को सात्विक खाना खाना है या मेरे को वेज खाना है, नहीं, ये कुछ भी खा सकते हैं। इनके ऊपर खाने पीने के कोई वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन ये नहीं मानते हैं। चाहे ये किसी भी समाज में किसी भी कुल में पैदा हो, ये खाने के मामले में कोई इनका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी खा सकते हैं। ये धोखा देने की प्रवृत्ति और एहसान फरामोशी, ये सब गुण भी श्लेषा नक्षत्र में पाए जाते हैं। गंडमूल नक्षत्र में पैदा होने की वजह से गंडमूल का प्रभाव तो आएगा ही, क्योंकि गंडमूल में जो भी नक्षत्र है उनका तो खराब ही इफेक्ट होता है। तो उसकी बात हम लोग ये कंप्लीट होने के बाद में करेंगे। तो ऐसा कुछ प्रभाव इस नक्षत्र में पैदा हुए जातकों का होता है। अब कोई जरूरी नहीं है ये पूरा प्रभाव आपको मिले। कई बार क्या होता है कि जातक का जन्म तो श्लेषा नक्षत्र में हो गए, लेकिन उसके बाकी ग्रह बड़े योग कारक है। या सपोज लग्न कुंडली में श्लेषा नक्षत्र आ गया, लेकिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पे बैठा हुआ है, तो फिर वो फल मिलना बहुत मुश्किल होता है। जो फल बताया गया है वो मिलना फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उसके अंदर ही वो चलते रहता है, युद्ध चलते रहता है। सपोज पुष्य नक्षत्र का इफेक्ट बेसी हो गया तो ये अपनी भावनाओं को काबू में करेंगे और किसी का बुरा नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ प्रभाव जब हम लोग जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उस समय हम लोगों को सोचना पड़ेगा। आप कभी ये मान के मत चलिए कि कोई भी नक्षत्र का जो प्रभाव या कारक बताया गया है तो उसमें पैदा हुआ जातक अगर लगन कुंडली में वो नक्षत्र है तो उससे संबंधित वो फल उसको मिलेगा नहीं। मैं बार बार बोलता हूं ये बात। खराब नक्षत्र में पैदा हो सकता है आदमी, कोई जरूरी नहीं है पूरा फल उसको मिले, कुछ अंश उसका आ सकता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो, कुछ अंश उसका आ सकता है। अब चंद्र कुंडली में देखिए और बाकी ग्रह देखिए कौन कौन से नक्षत्र पे है और कौन कौन से घर में बैठे हैं। अब श्लेषा नक्षत्र का भी अपना एक हाउस है, उसमें बैठा है या उसके अगेंस्ट में बैठा है, तो वो सब देखने के बाद में ही कुछ प्रिडिक्शन का अनुमान आदमी लगा सकता है। वो अभ्यास से ही ये सब चीजों का पता चलता है आदमी को। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, डायरेक्ट नक्षत्र के ऊपर बताया हुआ चीज बोल देंगे तो आप मिथ्या भाषण करेंगे फिर। इसलिए मैं कहता हूं कि हर चीज को समझे और समझने के बाद में अपनी अपने दोस्तों की अपने फैमिली की कुंडलियों पे रिसर्च करें। कारण दोस्त फैमिली या खुद की कुंडली के बारे में, उनकी जीवन, उनके दिनचर्या, उनके साथ जो मोमेंट आए हैं उनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, तो उसको उसके हिसाब से मिला के देखें, तब आपका अभ्यास सफल होगा, तब आप कुछ बोलने लायक होंगे। ऐसे अगर हम लोग किसी को बोल देंगे तो उसका फल नहीं होगा, वो फिर हम लोग हंसी के पात्र बन जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट इतनी है, अच्छी तरह लीजिए किसी भी ज्ञान को, पूरी तरह उसको आत्मसात कीजिए, किताबें भी पढ़िए, अभ्यास भी कीजिए, उसके बाद में फल कथन में आइए। बिना अभ्यास के आप फल कथन में मत आइए, क्योंकि कुंडली देखना
बहुत सी चीजें, जितनी चीजें आपको देखनी है उतनी चीजें अभी जो हम लोग स्टडी करते हैं, चाहे इंजीनियरिंग को हो, आईटी हो, कोई भी चीज का, चाहे एजुकेशन हो, एक सीमित मात्रा में वो स्टडी हम लोग करते हैं और उसमें पास होते हैं। लेकिन कुंडली का फल कथन और अध्ययन, उसको समझना, उसकी मैथ्स को समझना मामूली बात नहीं है। इतनी तरह की दृष्टि और इतने तरह के प्रभाव और इतने तरह के इफेक्ट, उनको समझने के बाद में जब कुछ बोला जाता है तो भी कई बार गलत हो जाता है, क्योंकि एक आदमी के दिमाग की, बुद्धि की एक सीमा होती है। उस सीमा के आगे उसको डेवलप करने के लिए खुद के ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, खुद के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस भी होना पड़ेगा और आपका दिमाग उस लेवल पे होना पड़ेगा, तब आप फल कथन करने के योग्य बनेंगे। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले बेसिक नॉलेज के बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हर चीज का, आप दुनिया भर का ज्ञान हम लोगों को आजकल यूट्यूब पे, इंटरनेट पे मिलता है। और जन्म कुंडली के विषय में भी हम लोग बाकायदा चैनलों में भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ देखते हैं। तो आपको एक सही ज्ञान मिले नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों का ज्ञान आपको मिल भी रहा है, यूट्यूब पे भी बहुत से वीडियो ऑडियो मिल रहे हैं। नक्षत्रों के बारे में भी अगर आपको पूरी तरह का पता चल जाए तो जन्म कुंडली का तो अध्ययन होगा ही होगा, गोचर का इफेक्ट भी हम लोगों को पता चल जाएगा कि आज मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। हम लोग अगर अभ्यास में चलेंगे अपने ऊपर, और जब वो आपके साथ हो जाए तब आप समझिए कि आप फल कथन के योग्य बन गए। चलिए अब चरणों की बात करते हैं। सबकी तरह इनके भी 4 चरण होते हैं। पहले चरण में पैदा होया हुआ जातक का शरीर बड़ा होता है, स्वच्छ आंखें और बहुत प्रतापी होता है। ऐसा आदमी सेना वगैरह में जैसे बहुत दिग्गज और खूंखार आदमी जिनको बोलते हैं, जिनको देखने से ही आपको एक इफेक्ट आता है, तो ऐसे आदमी हो सकते हैं। गोरा रंग होगा, नाक भी बहुत सुव्यवस्थित और सुंदर होती है और दांत थोड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन वक्ता बहुत अच्छा होता है, बोलने में बहुत स्मार्ट होता है, अपनी बातों को समझाने की बुद्धि इनके अंदर बहुत होती है। दूसरे चरण में थोड़े बाल कम हो सकते हैं, शरीर पे हो चाहे सर पे हो, थोड़े कम बाल होंगे और गोल मटोल सा शरीर ऐसे जातकों का होता है। प्राय कर पैरों की, खासकर पिंडलियों की चलने से या देखने से आपको नसें नजर आएगी। जैसे नस तन जाती है ना कई आदमियों की, जो देखने से ही हम लोगों को पता चलता है, किसी किसी का तो हाथ पे नस दिखाई देता है, तो ऐसे जातकों की पिंडलियों पे नसें दिखाई देगी। और दूसरे के घर में रहने वाला, एज लाइक रेंट पे रहने वाला या चौकीदार वगैरह हो सकता है, ऐसा जातक दूसरे चरण में पैदा होता है। तीसरे चरण में सिर कुछ उभार लिए हुए, जैसे गोल मटोल सिर नहीं होगा, बीच में से कुछ ऊपर उठा हुआ जैसा कुछ आकृति ऐसा होगा और आकर्षक मुख होगा। भुजाए हुआ शरीर या मुख या शरीर या भुजा भी बोल सकते हैं आप, जब आप देखेंगे तो आपको कुछ अट्रैक्शन नजर आएगा उनमें और धीरे चलेगा। ऐसा जातक मस्ती में धीरे धीरे चलता है। नाक थोड़ी पेरोट की तरह, जैसे चपटी नाक जिनको बोल सकते हैं हम लोग, वैसी होती है। और त्वचा में कुछ न कुछ विकार तीसरे चरण में पैदा हुए हुए जातकों को होते रहता है। मतलब शांत नहीं रहता है उनका त्वचा, जैसे पूरी तरह नीट एंड क्लीन हो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ न कुछ त्वचा रोग इनको चलते रहता है। कई बार कई सालों तक एक ही जगह चल सकता है, या कई बार जैसे फोड़ा फुंसी हो गया, घाव हो गया, खुजली हो गई, ऐसा कुछ इनके साथ कंटिन्यू चलते रहता है। ठीक हुआ फिर हुआ, ठीक हुआ फिर हुआ, ऐसे कुछ होते रहता है इनके साथ। चौथे चरण में रंग गोरा होता है और यहां पे बताया गया है मछली के समान आंख होती है, मतलब सुंदर आंख होती है। और चेहरे पे या शरीर पे चर्बी होती है, मतलब दुबले पतले नहीं होते ऐसे जातक। कोमल पैर, कोमल मतलब एज लाइक आप
फीमेल पैर समझ सकते हो वैसे होते हैं और मोटे होते हैं, मतलब भारी जांग जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उस टाइप से होते हैं। हड हुड जो हम लोग ठोड़ी बोलते हैं, मुंह के नीचे जो है वो थोड़ी लंबी होती है और छाती, चौड़ी छाती ऐसे जातकों की होती है। तो चौथे चरण में जो पैदा होता है ऐसा जातक हो सकता है कुछ न कुछ अंश, मतलब कई चीजें बताई गई ने, जैसे रंग गोरा हो, मछली के जैसा आंख हो, चर्बी युक्त चेहरा हो सकता है, लंबी थोड़ी ठुडी हो सकती है, या भारी जांघें हो सकती है, कोमल पैर हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं सब के सब हो, कुछ हो सकता है, लाइक कोमल पैर हो गया या आंख सुंदर हो गई, या इनमें से कोई भी नहीं है, ठोड़ी थोड़ी लंबी हो गई, तो कुछ अंश हो सकता है। पूरा का पूरा इफेक्ट हो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी नक्षत्र का, क्योंकि बाकी जो वरक कुंडली है, षडबल है, और बाकी जो नक्षत्र है उन कुंडलियों के, तो उनका इफेक्ट आते रहता है। तो आप एक नक्षत्र का पूरा फल मिलना किसी को भी संभव नहीं है। सब नक्षत्रों के मिले जुले फल मिलते हैं, वो अभ्यास से ही समझ में आएंगे। आशा है मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे, और कोशिश यही है, मेरी कोशिश, मेरा कहने का पर्पज इतना ही है कि आप लोगों को समझ में आए वो बात जो मैं कहना चाहता हूं, या जो ये शास्त्र बोलना चाहते हैं कि किस तरह से फल प्रिडिक्शन करे, किस तरह से ग्रहों को, नक्षत्रों को समझे, भावों को समझे, आसान तरीके से बिना कोई मैथ्स के हम कितनी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मेरा खाली मोटिव यही है ये चैनल चलाने का और बोलने का, कि आपका दिमाग शांत हो और छोटी छोटी बातों के लिए आप किसी के साथ फंसे नहीं, आपका धन अननेसेसरी व्यय न हो, और इस ज्ञान को जितना आप समझ सकते हैं, जितना आप जान सके, उतना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। क्योंकि नक्षत्र अध्याय में ही हम लोग खराब ग्रह या खराब फल कुंडली में मिल रहा है, उसका हम लोग ठीक कैसे करें। देखिए, ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि आपको अपने प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं बच सका। एक नॉर्मल सी बात है, हम लोग भगवान के विषय में, कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, कई अवतार भगवान के हुए हैं जो मनुष्य बन के इस धरती पे आए, उनको जब नक्षत्रों का, ग्रहों का जो भी पीड़ा इनके साथ हुई है वो भोगनी पड़ी है, तो हम लोग साधारण इंसान है, भोगना तो हम लोगों को भी पड़ेगा। कोई भी ग्रह का या नक्षत्र से संबंधित कोई भी पीड़ा का उपाय केवल इतना ही होता है कि वो उपाय करने के बाद में आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आती है, ऊर्जा प्राप्त होती है आपको, आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को, जिससे उस पीड़ा को हम लोग इजीली भोग सके। भोगना पड़ेगा ये कंफर्म है, कोई नहीं काट सकता। जो भोगना है, जन्म कुंडली का जो फल है वो हम लोगों को 101% कंफर्म है, वो मिलेगा ही। उपाय केवल इतना होता है कि उस पीड़ा से हम लोग गिरे नहीं, हम लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए कि उस पीड़ा को हम लोग आराम से भोग के और आने वाले समय के लिए हम लोग खड़े हो जाए। आशा है आप लोगों को समझ में आएगा। जय माता की मित्रों।